स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। कल जहां तक किया था उसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। जिस कंपनी में आपने मैंने जो ट्यूशन सर दिया। वो जो एंट्रीज करनी थी वो रिसिप्ट में ही करनी थी ना, रिसिप्ट वाउचर में। हाँ, उसमें लिखा होगा तो ऊपर की रिसिप्ट वाउचर है। मैं आपको सिंगल सिंगल वाउचर समझा रहा हूँ कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री की जाएगी, ठीक है। जिस कंपनी में आपने कल जो काम किया था उसी कंपनी में आपको आगे भी करना है और उसको साथ के साथ मैच भी करना है। वो मैच कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम कंपनी ओपन करते हैं, तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे आ गया। अब जो हमने कल कंपनी बनाई थी उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल्ट प्लस F3 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया था तो यहीं पे मिलेगी कंपनी। किस नाम से बनाई थी कंपनी? सर पूजा ट्रेडिंग। अब पूजा ट्रेडिंग के नाम से बनाई थी तो यहाँ पे मिल जाएगी होगी तो। अदरवाइज आपने उसके नाम से नहीं बनाई होगी तो आपको अपनी ही कंपनी में जहाँ पे आपने सेव किया था उसके लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा और वहां से उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में वो कंपनी ओपन होगी। डे बुक में चलते हैं, डे बुक में जाके ये देखेंगे कि हमने जो पिछली बार एंट्री की थी वही है या नहीं है। तो एंट्री करेंगे तो कल जो हमने बताया, मैंने आपको एंट्री बताई थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब कल मैंने आपको यहीं तक बताया था, इससे आगे मैं बता दूं। जैसे आप वाउचर में एंट्री करते हो तो आप एडिट करने के लिए डे बुक का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने जो लास्ट एंट्री कर ली उसको देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पेज अप टू, ठीक है, डाउन से नीचे मतलब जो आगे की तरफ बढ़ सकते हो। पेज अप से क्या करोगे, पीछे की तरफ आप एंट्रियां देख सकते हो कौन कौन सी एंट्री आपने की थी। बैक आते हैं तो डे बुक में सारी की सारी एंट्रियां वो मिल ही जाएगी आपको। उसके अलावा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का रोल होता है, तो हमेशा पहले पीएनएल देखा जाता है। पीएनएल में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या देखते हैं आप? बैलेंस शीट में देखी जाती है आपके कि आप जो एंट्री कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी और असेट्स कितनी है आपके पास, वो आपको शो करेगा बैलेंस शीट में। तो लाइबिलिटी जैसी भी होगी आपको लाइबिलिटी साइड में शो होगी, असेट जैसी भी होगी वो असेट साइड में शो करेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसे आपने अकाउंटिंग की क्लास ली होगी तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग की क्लास के अकॉर्डिंग की सबसे पहले अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। ठीक, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक्सपेंसेस इनकम की भी नॉलेज होनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लोन, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट, लोन, डिस्काउंट, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। जब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखा रहा है आपको? जो भी आपके पास परचेज सेल्स, पीएनएल में क्या शो होगा आपको? परचेज सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब कुछ इधर ही शो होगा। बैलेंस शीट में ओनली लाइबिलिटी एंड असेट्स आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। वाउचर में हम वापस से चलते हैं। अब आपको मैंने लास्ट बार बताया रिसिप्ट का। रिसिप्ट में करने के बाद में कुछ एंट्रियां बताता हूँ कॉन्ट्रा से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड का मतलब हो गया कि जब भी हम किसी भी तरीके से, आप फर्स्ट बार जब कंपनी होती है, कंपनी में कैपिटल लगाए, ठीक है, उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, कॉन्ट्रा है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं कुछ पैसा। तो जब डिपॉजिट कराओगे तो उसकी एंट्री काय में होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो क्वेश्चन होता है आपका कि डिपॉजिट कैश इन एसबीआई बैंक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा जब डिपॉजिट कराएंगे। विड्रॉ होता है तो कैश टू बैंक होती है। तो यहाँ पे सीआर शो हो रहा है ऊपर और यहाँ पे डीआर नीचे की तरफ शो होगा आपको। तो आपने बिजनेस में क्या करे? 3 लाख रुपए ऐड किए। 3 लाख रुपए बैंक से ऐड किए तो डेबिट आ गया। डेबिट में जाके क्रिएट में जाओ ऑल्ट सी करके और यहाँ पे एसबीआई बैंक आपका अकाउंट है तो एसबीआई बैंक हम क्रिएट कर लेंगे। एसबीआई बैंक किस में जाएगा अब आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बैंक बैंक। अकाउंट सर्च करेंगे। बैंक अकाउंट आ गया, उस पर एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे जो भी अकाउंट होता है, सबसे पहली बार बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर होता है, उसके बिजनेस के आईएफसी कोड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिजनेस है तो बिजनेस के जो
बैंक है, बैंक के आईएफएससी कोड होते हैं। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, जैसे निवारू पे है तो निवारू के लिए आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। निवारू यूज करोगे, निवारू में आप क्या कर सकते हो, ये आपकी बैंक होती है, तो सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया। जैसे बीओबी बैंक है, बीओबी, और एन निवारू से स्टार्ट हो रहा है, तो फिफ्थ नंबर पे जीरो होता है। बाकी आपके जो भी होते हैं कंपनी, जो भी आपके बैंक है, वो उसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करें सिफ्ट कोड, भी कुछ भी हो सकता है, जो भी बैंक का होगा, ब्रांच कोड या ब्रांच नेम जो होगा वो यहाँ डाल देंगे। अब बैंक होता है तो बैंक के अंदर क्या होता है कि जब फर्स्ट बार आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में आपको चेक बुक भी मिलती है, तो आप पेमेंट करते हैं चेक से, बाकी अदर चीजों से। तो जब भी आप चेक वगैरह से पेमेंट करेंगे तो चेक का यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे आप सेट अल्टर रेंज को पहले से यस कर लेंगे, बैंक का लेजर बनाते समय। यस करने के बाद में, यस यस करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको चेक रेंज सिलेक्ट करनी होगी, चेक रेंज डालनी पड़ेगी। तो चेक डिजिट कितने के होते हैं, चेक नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 6 नंबर के। तो यहाँ पे आप चेक नंबर डाल देंगे, जैसे कुछ भी हो सकता है चेक नंबर। और लास्ट नंबर, मतलब चेक के स्टार्टिंग नंबर तो सेम हो सकते हैं, लास्ट नंबर अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे डाला मैंने ये चीज। अब लास्ट नंबर में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे 100 भी हो सकता है। तो आपके पास टोटल कितने हैं चेक बुक में, चेक 71। और यहाँ पे एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक का नाम लिख देंगे, मतलब ये चेक रेंज बोलते हैं इसको, कि आपकी चेक बुक है, चेक बुक में कितने पेज है, 71। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 30 30 30, लास्ट एंड कहाँ हो रहे हैं, 30 31 00 पे एंड कर देंगे। और जैसे ये चेक खत्म हो जाए तो वापस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नंबर डालना। अदरवाइज कुछ भी नहीं है चेक नंबर, तो आप आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर करके बैंक आ जाएगा, बैंक का टोटल एड्रेस आ जाएगा, बैंक किस जगह पे है आपका, एंटर करके यहाँ पे उसका राजस्थान हो गया, पिन कोड डाल देंगे, एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। इस तरीके से उसका बैंक अकाउंट ओपन हुआ, और यहाँ से इस तरीके से एंट्री करने के बाद में केस मांगेगा। क्यों मांगा केस, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट ही केस करा रहे हो, बिजनेस ही ओपन कर रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे आप बैग जाते हो, एंट्री करके बैग जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास केस, चेक, डीडी, ई फंड ट्रांसफर, अदर, तो ये चीजें होगी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको पता होना चाहिए। जब चेक से रिलेटेड एंट्री तो चेक का यूज करेंगे। ई फंड हो गया कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं नेट बैंकिंग, तो इसका यूज करेंगे, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस उस समय पे। अदर होता है जब आपको पता नहीं है कि हाँ ये पैसा किस किस चीज से आया है, किस चीज से नहीं आया, ठीक है, तो उस समय पे अदर का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे तो केस है, तो कैश डिपॉजिट किया तो केस। बाकी इसका कोई नंबर नहीं है, नोट कितने कितने के हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कितने कितने के नोट है। एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे बैंक का नाम वापस डाल सकते हो, अदरवाइज एसबीआई बैंक डाल चुके हो, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे आप डालो। अदरवाइज यहाँ पे डालते हैं जैसे कोई दूसरा बैंक का नाम होता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई, दो तरीके की चीजें होती है, तो स्पेसिफाई पे जाके आप बैंक का नेम डाल सकते हो जो भी है, एचडीएफसी बैंक वगैरह। बट यहाँ पे आपका बैंक तो खुद का ही, आपने केस जमा कराया है, तो नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। नरेशन में क्या लिखा जाएगा, डिपॉजिट या बैंक, सॉरी, बैंक अकाउंट ओपन इन एसबीआई बैंक, इतना सा नरेशन लिख के इसको सेव कर देंगे। अब ये तो हो गई डिपॉजिट कराने की, ठीक है, डिपॉजिट होगी तो नॉर्मली भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ डिपॉजिट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट भाई 20,000 रुपये और डिपॉजिट हुए बैंक में, ठीक है, तो एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उससे आगे वही नरेशन डाला जाएगा वापस, डिपॉजिट इन कैश, डिपॉजिट कैश इन एसबीआई में, ऐसे ही मेंशन कर देंगे। उसके बाद में अब विड्रॉ, आप बैंक से पैसा निकालते हैं, तो बैंक से पैसा पैसा निकालने की एंट्री क्या होगी। अब इस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश निकालेंगे तो आपको रिसीव होगा तो डेबिट होगा, किससे निकाल रहे, बैंक से, तो बैंक देने वाला हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक आ जाएगा, और यहाँ पे 60,000 निकाल के 60,000। और यहाँ पे अब मांग रहा है देखो चेक रेंज, जैसे यहाँ पे डाला चेक, चेक डालते ही यहाँ पे चेक आ गया। चेक डालने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे, अदरवाइज आपके पास ई फंड है तो ई फंड का यूज करेंगे, अदर है तो अदर का यूज करेंगे। चेक का सिलेक्ट जब भी करोगे आप, जब चेक आ रहा हो तो, जैसे एंटर एंटर करके सेव कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी आगे एंट्री। और यहाँ पे भी डालना होगा विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डिपॉजिट भी किया, विड्रॉ भी किया। अब बात आती है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है,
तो आपका बैंक, अगर आपका खुद का बैंक है तो पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन किया जैसे आपने, उसमें 60,000 से फिर एंटर करते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, बैंक जिस बैंक में आप ट्रांसफर करेंगे उससे पहले बैंक अकाउंट भी तो होना चाहिए। तो HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का लेजर बना लेंगे, एक बैंक से एक बैंक में दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। डिटेल वैसे की वैसे पूरी भर देंगे और इसको सेव कर देंगे। 60,000 डाला हमने, और यहाँ पे भी बैंक अकाउंट ओपन नरेशन लिख देंगे। उसके बाद में अब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। तो जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होती है, जब आपने बोला कि फंड ट्रांसफर SBI बैंक टू HDFC बैंक, कि SBI बैंक से आपने HDFC में ट्रांसफर किया, तो SBI बैंक हो गया गिवर, देने वाला। कितना, 20,000। एंटर किया, अब चेक दे रखा है, तो देखो चेक में ऑटोमेटिकली जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखो चेक नंबर ऑटोमेटिक 30 की जगह 31 ले लिया, मतलब एक एक्स्ट्रा ले लिया, अगर चेक के द्वारा आप दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो। अदरवाइज आप NEFT से करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपके पास अकाउंट नंबर मांगेगा उसका, IFSC कोड बैंक का नाम, और उसके बाद में उसमें जो आपने पेमेंट डाल रहे हो आप नेट बैंकिंग से, उसके रेफरेंस नंबर आते हैं, जैसे पेटीएम से करते हैं हम किसी को फोन पे, पेटीएम एक, तो वहाँ पे रेफरेंस नंबर आते हैं, वो यहाँ पे आपको डालने होते हैं स्टेट नंबर में। ठीक है। अगर आपके पास क्या होता है, ये केस जमा करा रहे हो आप, तो केस के लिए आपको शो मोर करके केस का यूज करना होता। ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक दे रखा है, ATM ले रखा है, बाकी चीजें इसमें दे रखी जैसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अदर का यूज कर लेंगे और एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे भी नरेशन क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे केस की जगह आएगा HDFC बैंक, क्योंकि मैंने बोला SBI बैंक टू HDFC बैंक, फंड ट्रांसफर टू SBI बैंक टू HDFC बैंक, तो HDFC बैंक कौन हो गया, लेने वाला, तो यहाँ पे इसका नरेशन क्या बन जाएगा, फंड ट्रांसफर SBI बैंक टू HDFC बैंक। क्लियर है। ये तो हो गई हमारी कॉन्ट्रा से रिलेटेड एंट्री। कॉन्ट्रा का क्लियर है आपको। कॉन्ट्रा की कर लोगे ना आप एंट्री। ठीक है, ये कॉन्ट्रा की एंट्री हो गई। इसी तरीके से कॉन्ट्रा के बाद में अब मान के चलो आप कुछ पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट की एंट्री में पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो अब पेमेंट के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे पहले आपको एक्सपेंसेस वगैरह की, परचेज सेल्स नहीं बता रहा मैं अभी आपको, ओनली पेमेंट वगैरह करेंगे, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे आप। पेमेंट में गया मैं, पेमेंट में जाके अब यहाँ पे, अब आप क्या करते हो, जैसे किसी भी चीज का पेमेंट करते हो, जैसे कोई आपने क्या किया, स्टेशनरी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो परचेज स्टेशनरी 2,000, तो आप यहाँ पे Alt+C करके क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास डेबिट शो हो रहा है, तो जो चीज DRM में आएगी उसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, तो आपने परचेज किया है स्टेशनरी, परचेज क्या होगा, मतलब उसकी जगह स्टेशनरी डेबिट होगी। तो Alt+C करके यहाँ पे आ जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या हो गया आपके पास, परचेज हुआ होगा स्टेशनरी। एक्सपेंसेज भी हो सकता है, ठीक है, स्टेशनरी भी हो सकता है। उसको डालेंगे किसमें, जब एक्सपेंसेज है आपके पास, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, बट वहां पे कोई रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट बनने तक का कोई मटेरियल है ही नहीं, या कोई गुड्स है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, तो वहां पे आप कभी भी क्या नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही नहीं बनाने का, आप लोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जहाँ पे कच्चे माल से प्रोडक्ट बनता है वहां पे लेते हैं। जो एक्सपेंसेज होगा आपके टेली के अंदर, वो अभी हाल फिलहाल किसमें लेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। उसके बाद में क्या करना है आपको, स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो गया, इसमें आपके 2,000 का पेमेंट हुआ, तो एंटर कर देंगे, और यहाँ पे क्रेडिट में आ गया कि आप कैश से करना चाहते हैं, HDFC से करना चाहते हैं, SBI से करना चाहते हैं, किससे। तो हम जब करके आए एक्सपेंसेस, मतलब स्टेशनरी एक्सपेंसेस करके आए, तो वो केस में पेमेंट किया हमने, तो यहाँ पे केस को यूज करेंगे, और नरेशन में भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्टेशनरी परचेज इन केस।
सर स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैसे आया? आप ये बताइए मेरे को, ये वैसे आपके अकॉर्डिंग किस में आना चाहिए? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा? नहीं, आप ये बताइए जैसे ये किसके अंडर आना चाहिए स्टेशनरी? जैसे यहाँ पे डाल रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंडर होना चाहिए? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे, आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सर ये तो रॉ मटेरियल से मतलब कि कंपनी की वो है ना, स्टेशनरी। स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक शॉप हो गई जहाँ से आपने पेन खरीदा, नोटबुक खरीदी, ठीक है, 2000 में, तो वहां पे वो जो प्रोडक्ट था वो तुरंत स्टेशनरी वाला बना के दे रहा है आपको। वहां पे बना बनाया होता है या बना के देते हैं आपको? सर बना बनाया। वो बना बनाया होता है, वहां पे ओनली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी के द्वारा, वो लेते हैं फिर वहां से डायरेक्ट सेल करते हैं वो। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो लेके कहाँ से आ रहा है, जहाँ पे बन रहा था, तो उसी के लिए डायरेक्ट है, बाकी जो कस्टमर लेने आएंगे ना उनके लिए इनडायरेक्ट ही होता है। अगर मैं ओके सर। स्टेशनरी से जाके खरीद के लाऊंगा तो मेरे लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। अभी ऑफिस है, ऑफिस के यूज के लिए मेरे को नोटबुक भी चाहिए, मेरे को रजिस्टर भी चाहिए, मेरे को अदरवाइज मेरे को कैलकुलेटर भी चाहिए, पेन भी चाहिए, तो मैं दुकान से लेके आऊंगा स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी मेरे लिए इनडायरेक्ट हुआ या डायरेक्ट हुआ? सर डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट जब होता है जब वहां पे बन रहा हो कोई माल अलग अलग, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट में ही आएगा। और यहाँ पे इसका नरेशन लिख दिया जाएगा इस तरीके से, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर बाद में बात करें आगे अपन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आगे वापस से आपने मान के चलो कि ये तो हो गया। अब आपने कोई गुड्स क्या करे, पर्सनल यूज के लिए ले लिए, गुड्स आएगा तो वो जनरल में होगी, सॉरी, मतलब आपने बिजनेस से कोई केस निकाला पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। तो आपने बिजनेस से 2000 केस निकाला या 1000 केस निकाला बिजनेस के अंदर से आपने, ठीक है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। जब भी कभी आपके पास पर्सनल यूज आ जाए तो आपको उसकी जगह पे ऑल्ट सी, मतलब लेजर बनाने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा, और वहां पे लेजर बनेगा ड्राइंग का। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट का लेजर बनेगा, ड्राइंग अकाउंट किस में जाएगा। अब आप बिजनेस से निकाल रहे हो, बिजनेस की एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, मतलब जो भी चीज जाती है आपके, मतलब बिजनेस में आ रही है वो कैपिटल के द्वारा आ रही है, पूंजी के द्वारा। बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया ही आपका कैपिटल कहलाता है। बिजनेस में इन्वेस्ट की गई पूंजी क्या कहलाता है, आपका कैपिटल कहलाता है। तो आप बिजनेस से क्या निकाल रहे हो, वापस से पूंजी निकाल रहे हो, मतलब कैश निकाल रहे हो बिजनेस से, तो कहाँ से निकाला, कैपिटल में से। तो इसलिए ड्राइंग भी किया जाता है हमेशा कैपिटल के अंडर ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया 1000 यूज किया तो 1000, 2000 करते थे 2000। आपने केस निकाला तो केस, अगर बैंक से निकाला तो बैंक भी आप डाल सकते हो, क्योंकि बिजनेस में ही है केस और बैंक दोनों ही। तो आप केस से निकालते तो केस मेंशन करेंगे, बैंक से निकालते तो बैंक मेंशन करेंगे। नरेशन क्या बनेगा, विड्रो केस, विड्रो को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, WDL भी लिख सकते हो, विड्रो केस फॉर पर्सनल यूज। एंटर एंटर करके सेव, इस तरीके से। मतलब आपने इसमें एंट्री कौन सी हो सकती है, एक्सपेंसेस की, पार्टी की भी एंट्री होती है, ऐसी बात नहीं है, पर एक्सपेंसेस की हुई। एक्सपेंसेस के अलावा आपने किसका किया, किसका पेमेंट, सॉरी ड्राइंग का, ड्राइंग की एंट्री की। ड्राइंग के अलावा आप यहाँ पे एंट्री किसकी कर सकते हैं, जैसे आपने किसी चीज का, जैसे आपने कोई लोन लिया, लोन लेते समय आपको सिक्योरिटी जमा कराना है, तो उस सिक्योरिटी की एंट्री कहाँ पे होगी, जब आप कोई सिक्योरिटी जमा कराओगे केस या बैंक के रूप में, तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस या सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय बैंक बाय केस, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी की एंट्री काय में करेंगे, पेमेंट वाउचर में, केस या बैंक से रिलेटेड हुई तो यहाँ पे आपको डालना है सिक्योरिटी
डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा, या अकाउंट भी लिख दो। अब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, आपकी असेट्स है, क्योंकि आप किसी चीज की सिक्योरिटी जमा कराओगे मतलब आप अपने असेट्स जमा करा रहे हो। असेट्स जमा करा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, डिपॉजिट असेट्स का यूज किया जाएगा। डिपॉजिट असेट्स का मतलब आपने अपने असेट्स को जमा कराया है, ठीक है। वही चीज है, होने को करंट असेट्स ये भी है और ये भी है, तो डिपॉजिट को अलग से देखा जा सके कि हाँ यार डिपॉजिट कितना कराया गया है, इसलिए डिपॉजिट असेट्स का यूज करेंगे। और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, डायरेक्ट कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हो आप। और मैंने अपनी कोई भी चीज का सिक्योरिटी जमा कराया है 50,000 रुपये, ठीक है, तो एंटर करके यहाँ पे कैश से तो कैश, अदरवाइज बैंक से तो बैंक से रिलेटेड भी एंट्री कर सकते हो। अब पेमेंट कर रहा हूँ बैंक से, तो अब मैं चेक दे रहा हूँ, तो चेक दूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके चेक रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे दूसरा चेक होता तो ऑटोमेटिक रेंज चेंज हो जाती। अदरवाइज आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो आगे। तो आपने क्या करवाई, सिक्योरिटी जमा कराई। अब आपसे पूछे सिक्योरिटी किस चीज की थी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो पोस्टपेड, देखो पोस्टपेड होता है एक और एक होता है प्रीपेड। पोस्टपेड होगा तो आप क्या करते हैं कि मान लो कि बाद में पेमेंट देंगे तो वो सिक्योरिटी लेके रखेंगे आपसे। तो पोस्टपेड आपने कोई चीज मान के चलो सर्विस दी हो आपने, पोस्टपेड मोबाइल फोन भी हो सकता है आपका, ठीक है। एक मान के चलो कि पोस्टपेड जो आपका मोबाइल फोन का मतलब हो गया कि जो टेलीफोन बिल वगैरह आता है इस तरीके से, तो मोबाइल फोन या टेलीफोन बिल लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी एंट्री कर सकते हो। एंटर एंटर करके इसकी भी सेव कर देंगे। ऐसे कोई एक्सपेंसेस आ गया जैसे केस वगैरह से रिलेटेड, जैसे सैलरी, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी पे करने की भी एंट्री इसी में होगी। सैलरी, कोई भी एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, कुछ भी हो, ठीक है, जो बाहर से रिलेटेड हो, मतलब जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं हो, मतलब फैक्ट्री से कच्चे माल से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का कोई मटेरियल ना हो, उसके अलावा कोई भी चीज होगी वो सैलरी पेड वगैरह कुछ भी आएगा, वो जाएगा हमेशा किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। एंटर करके सेव कर देंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। 10,000 आप पे कर रहे हो, तो 10,000 आपने सिलेक्ट किया। एंड जैसे मैं एसबीआई बैंक सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे चेक ऑटोमेटिक आता है, देखो 32 हो गया। अदरवाइज मैं एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले से मैंने कोई चेक रेंज है वो डली हुई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं आ रही है। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्यों आया, क्योंकि मैंने एचडीएफसी बैंक में कोई डाला ही नहीं। तो नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ से मैं खुद से भी मेंशन कर सकता हूँ, जो चेक नंबर मेरे पास बुक होगी उसका नंबर डाल सकता हूँ मैं, छः डिजिट का। एंटर एंटर करके उसको सेव कर दूंगा मैं। मतलब सैलरी पेड किससे हुई, सैलरी पेड बाय एचडीएफसी बैंक, मतलब टू, ठीक है। समझ में आया, कॉन्ट्रा और पेमेंट समझ में आया आपको। यस सर। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ, जैसे मैंने कल भेजा था आपको रिसिप्ट का, जिस कंपनी में आपने पहले किया था वर्क, जिस कंपनी में आपने पहले किया था वर्क उसी कंपनी में वापस से करना है आपको, ठीक है। उसी एक कंपनी में करते रहना जब तक मैं आपको मना ना कर दूं, ठीक है। उस कंपनी तक का आपको डेटा पूरा मैच करवाना है, एक एक की वैसा का वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक सीट ही भेज दूंगा पूरी, जिसके अंडर ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी चीज किसके अंडर में जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, आपको वो चीज सारी क्लियर करनी है। क्लियर का मतलब क्या हो गया, कि आप उस चीज को क्या कर लोगे, फॉर्मेलिटी का मतलब हो गया कि आप ओनली उसको कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, पर पता नहीं है कि कौन सी चीज किसके अंडर में जा रही है, क्यों जा रही है। वो जो चीज आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको मैं एक सीट भेजता हूँ अभी, उस पर आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। ओके सर। जैसे मैंने आज अपनी कंपनी खोली तो कल जो कंपनी थी वही ओपन करके उसमें बताया ना मैंने आपको, तो वैसे आपको उसी कंपनी में काम करना है, ठीक है। यस सर। अब जो मैंने डेटा किया ना, अब देखो एक बार यहीं पर है ना, जो मैंने अभी डेटा किया उस डेटा का मेरे को आंसर चाहिए, तो बैग जाता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम कितनी हुई, ठीक है। वो चीज बैलेंस शीट में दिखाएगा, या तो लाइबिलिटी या जो असेट्स होगी मेरी उससे रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, तो मैंने एक्सपेंसेस भी किया, इनकम भी, इनकम की एंट्री कल की थी, एक्सपेंसेस की आज है। ऑल टैब 1 किया तो देखो अभी एक्सपेंसेस 2 किए मैं, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये आप देखते कैसे हो कि पूरा एंटर करूंगा तो इस तरीके से दिखेगा, पर यहीं पे कैसे शो होना चाहिए,
यहाँ पे शो होने के लिए Alt+F1 का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? Alt+F1 का यूज करेंगे। तो इस ओके। तरह से कल इनकम तो 10,000 तो कमीशन का था, और आज सैलरी पे कर दी हमने 10,000 की और 2,000 रुपए की, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे बात करें हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखते हैं Alt+F1 करके। यहाँ पे जो कैपिटल क्या है, कैपिटल, उसमें से हमने क्या कर लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया 1,000। तो यहाँ पे 8,40,000 रुपये बिजनेस में ऐड किए थे, 1,000 निकाल लिया, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना बचा? 8,39,000। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आपने जो असेट्स जैसे डिपॉजिट असेट्स करवाई, कैश में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा जमा करवाया, ठीक है। इस तरीके से ये अमाउंट टोटल करके आपके पास करंट असेट्स कितनी है? 8,37,000। क्लियर है? यस सर। यहां तक आपका पूरा आंसर सही होना चाहिए। जो मैं आपको सीट भेजूंगा उसके अंदर से आपको कहाँ तक का एंट्री करनी है? आपको करनी है उसमें पेमेंट तक की एंट्री, ठीक है। ओके सर। ठीक है।